नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमांडर संदीप धवन जी। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। सर हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसे खुफिया एक ऐसे एक्सचेंज या फिर एक ऐसे सेल ऑफ वेपन्स के जिससे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, ये मैं बोलूंगी, एशियन नहीं बोलूंगी मैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक अलग तरीके का जियो पॉलिटिकल वॉर शुरू हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट DF-17 एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स, जिनके बहुत फार एंड वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट फ्रॉम भारत टू अमेरिका। चाइना तो बल्ले बल्ले करेगा, वो अलग बात है। थैंक यू सो मच सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। जी नमस्कार, जय हिंद। जल्दी है ये हमें पता करना है कि क्या जल्दी है इतना ज्यादा उनको आर्म करना। उनको HQ-19 जो इक्वेट करते हैं S-400 के साथ में, जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया से लिया हुआ, उससे इनफैक्ट उसी से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये भी सप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे जो मेजर जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो आपने अभी बताया, उन्होंने कहा कि हम आपको DF-17 जो है विद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैपेबिलिटीज के साथ, जो कि DZ-F के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको हम सप्लाई करेंगे। क्योंकि बहुत समय से डिमांड रही है पाकिस्तान की, और फाइनली इंटरनली जो है ये बात तय हो चुकी है लगता है। और इसके बाद ही जो ग्वादर जो पोर्ट है, ये मिलिट्री पोर्ट बनने की बहुत ज्यादा संभावना हो गई है। और भारत को इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ गौर करना है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्या खास बात है DF-17 में जो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? हाउ इज इट थ्रेट टू इंडिया? जी जी, तो देखिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं कि मैंने ये तो आपको बताया कि इनको ये DF-17 सप्लाई कर रहे हैं DZF के साथ में। लेकिन होते क्या है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स? ये अलग अलग तरह के होते हैं, बड़े आप लोग भी नाम सुनते रहते होंगे। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में क्या है क्या? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो HGV मतलब कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, तो ये जो है ये बेसिकली एक रॉकेट के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। और वो रॉकेट जो है वो कह लीजिए एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह जाता है, एक हाइट पे जाके इस ग्लाइड व्हीकल को ड्रॉप करता है, और ग्लाइड व्हीकल जो है इमीडिएटली बिल्कुल डाइव मारता है धरती की तरफ। और फिर जो धरती का जो कंटूर है उसको हगिंग करता हुआ, उसको कवर करता हुआ, और ये पहुंच जाता है अपने टारगेट की तरफ। तो जैसे आप फिगर दिखा रहे हैं, तो ये एकदम से ड्रॉप करता है। जबकि जो बिल्कुल एक पैराबोलिक ऐसे करके एक जो पाथ लेता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लेती हैं। और तीसरा जो है वो होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल चिपकी हुई धरती के साथ साथ चलती रहती है, जो कि बिल्कुल, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको काफी जल्दी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और ये एक हाइट पे जाती है, ऑलमोस्ट 50, 60, 100 किलोमीटर तक जाती है, और वहां से डाइव लगाती है। तो जैसे भारत की जो अग्नि 5 है, वो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, 8000 किलोमीटर की रेंज है। और जब वो अपने टर्मिनल, मतलब कि जब टॉप पे पहुंची, यहां से ऐसे शुरू हुई, टॉप पे पहुंची, और वहां से जो डाइव लेती है, तो 25 मार्क 25 ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने टारगेट की तरफ जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसको सबसे पहले पिकअप कर लिया जाता है। फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो आपने फिगर दिखाया था उसमें, तो ये भी ऐसे ही राइज करती है, लेकिन उतनी हाइट तक नहीं जाती है, एक रॉकेट पे जाती है, और वहां पे रॉकेट उसको रिलीज कर देता है, और ये फिर डाइव मार के नीचे आ जाती है, ग्लाइड करते हुए धरती की तरफ आती है।
और हगिंग करते हुए, और ये मैन्यूवरल, मेन जो इसमें इश्यू आता है कि ये मैन्यूवर कर सकती है, लेफ्ट जा सकती है, राइट जा सकती है, टारगेट को आपको धोखा दे देगी और आगे जाके फिर वापस मुड़ के आपके ऊपर अटैक कर देगी। तो ये मैन्यूवर कर सकती है, ये घूम सकती है दाएं बाएं ऊपर नीचे और उसके बाद अटैक करती है। तो ये सेकंड नंबर पे आती है जिसको पकड़ा जाता है। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि बिल्कुल लास्ट में पकड़ी जाती है, क्योंकि ये धरती के जो कर्वेचर है उसको छोड़ती ही नहीं है, उससे हगिंग करके वो अपने दुश्मन की तरफ जाती है। तो अगर DF-17 विद HGV जो DZZF जो है, ये अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है, अब इसकी रेंज जानिए कि 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। 8 माक की स्पीड से ये चलेगी और तो लगभग आधा जो देश है उसके जकड़ में आ जाएगा। जो हमारे मेन जो मिलिट्री सेंटर्स हैं, जो हमारे मेन कम्युनिकेशन चैनल्स के सेंटर्स हैं, जो हमारे कमांड सेंटर्स एंड रेडार सेंटर्स हैं और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, और मेन चीज जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स जो होते हैं इनको यूज किया जाता है लीडरशिप को खत्म करने के लिए। जो टॉप लीडरशिप, जैसे आपने अभी देखा ईरान में इजराइल ने उनकी मिलिट्री के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल यूज नहीं की है, वो अलग टेक्निक है और टेक्टिक्स है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन जो हाइपरसोनिक व्हीकल किसी भी तरह का होएगा, उसका भी काम, वन ऑफ द एम्स जो है उसका ये मुद्दा होता है कि वो आपकी टॉप लीडरशिप को, क्योंकि याद रखिए कि ये जो हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत महंगी है। तो इसको आप छोटी मोटी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आप मेजर जो सेंटर्स हैं या लीडरशिप को खत्म करने के लिए ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ये छोटा मोटा खतरा नहीं है भारत के लिए। और इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करना है और बहुत वॉर फुटिंग पे, बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम करना है और जल्दी करना है। इनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं, जैसे आपने जो एक आर्टिकल लिखा था, which is a very बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था सर ने, एंड लेट मी जस्ट शो इट ऑन द स्क्रीन। इनसाइटफुल जियोपॉलिटिक्स सर का प्लेटफॉर्म है, वेयर ही राइट सम वेरी डिटेल्ड, आई वुड से, एंड आर्टिकुलेट आर्टिकल्स। इनका आर्टिकल का नाम है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन पाकिस्तान। एंड वहां पर सर ने कुछ एक पॉइंट्स एक्सक्लूसिवली फॉर DF-17 के लिए डाले हैं। व्हाई डू यू थिंक DF-17 is a big changer here? What are the particular attributes? जी। तो मैंने फिर से जैसे अभी बताया कि जो DF-17 है ये आप इसको न्यूक्लियर आर्म भी कर सकते हैं, और 2 से 2500 किलोमीटर की जो रेंज है और माक 8 की स्पीड है। क्योंकि भारत के पास जो मोस्ट केपेबल, हमने देखा कि जो इनके जो नॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स थी जितनी भी, उसमें हमने इन सबको मार गिराया, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। लेकिन अगर DF-17 विद DZZF अगर इनके पास आ जाती है, तो एज ऑफ टुडे हमारे पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इन मिसाइल्स को रोक सके। और हमारे पास ही नहीं, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, इनफैक्ट चाइना भी क्लेम करता है कि जो उनका HQ-19 जो आने वाला है ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक लेगा। रशिया कहता है कि उनका जो S-500 है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक लेगा। जो USA जो है वो भी कहता है कि उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एंड ऑल, ये रोक लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, ना तो किसी ने प्रूव किया है, सब पेपर पे बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाती है चीज कि ये भारत को अगर जिस तरह से हमने उनका जो डिफेंस सिस्टम जो था बिल्कुल तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये भारत के लिए खतरा बन जाता है कि इतनी स्पीड से जो आने वाला कोई अगर प्रोजेक्टाइल है, कोई मिसाइल है,
तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि याद रखिए जो रिएक्शन टाइम है वो मिनट से सेकंड्स में आ जाएगा कोई अगर हाइपरसोनिक व्हीकल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास 30 या 40 सेकंड्स हैं रिएक्ट करने के लिए, तो ये इट्स अ टफ थिंग, बिकॉज S-400 को टाइम लगता है 10 सेकंड, तो रिएक्शन टाइम लगता है उसका। जो S-500 है उसका रिएक्शन टाइम है 3 to 4 सेकेंड्स, और S-400 का है 9 to 10 सेकेंड्स जस्ट टू गेट द सिस्टम इन प्लेस। और उसके बाद उसका डिटेक्शन है, और उसके बाद आपको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करना है टारगेट को। तो जब तक बात सुपरसोनिक की आती है ठीक है, लेकिन हाइपरसोनिक के आने के बाद ये बहुत ज्यादा मुश्किल कर देता है। अब इसमें इसीलिए इनको कहा भी जाता है कि ये जो डिफेंस रेडार डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको इनका ये डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और जो ये HGV जो होता है, ये मेन इसका जो मैंने आपको रीजन बताया है कि ये मैन्यूवरेबल होता है, मतलब कि ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है और टर्न करके वापस आपके, तो आप यू आर नॉट श्योर कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हालांकि हाइपरसोनिक जो सिस्टम्स हैं इनको अगर आपका जो सैटेलाइट सिस्टम्स जो हैं अगर ये सुदृढ़ है तो उनसे ज्यादा जल्दी पकड़ा जाएगा, हालांकि कंपेयर टू जो जमीन पे जो रेडार्स लगे हुए हैं, क्योंकि रेडार जो होता है वो अर्थ के कर्वेचर के इस तरफ ही आएगा तभी उसको किसी चीज को पिकअप कर पाएगा। लेकिन जो सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं ये उसको पहले पिकअप कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सैटेलाइट्स जो हैं वो कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है उसको पिकअप कर सकती हैं, मिसाइल लॉन्च हो रही है उसको भी पिकअप कर सकती हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फिर हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पिकअप करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक का रिएक्शन का टाइम इतना कम है कि जब तक आप पूरे सिस्टम को घेर करके उसके तरफ टारगेटिंग करेंगे तब तक वो स्ट्राइक कर चुका होगा। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब जो किल चेन जो है ये कंप्रेस हो जाती है, ये रिएक्शन टाइम बहुत कम रह जाता है। पूरा जो युद्ध का जो एक नजरिया है वो बिल्कुल कंप्रेस होके आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने जी। आपकी इसको बड़ी बढ़ाई कर दी, आपने कहा कि अरे ये तो बहुत इसको मैं चीज थोड़ा है। भयंकर चीज है। इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँ, ऑल ओवर इंडिया रेंज जो जाती है DF-17 की, तो भारत का सारा हिस्सा इनके उसमें आ जाता है। जो सर ने बताया उसी को सिंपल में कर रही हूँ। जैसे ही आता है डीकैपिटेशन स्ट्राइक, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा टर्म है, तो हमारी टॉप लीडरशिप को उड़ाने का जो भी इजराइल ने इस्तेमाल किया बेसिकली उसी स्टाइल में कि आपके टॉप लीडरशिप आपने उड़ा दी। उसके बाद आर्म्स रेस शुरू होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, एंड गिवन द फैक्ट कि वो पाकिस्तान के पास होगा तो ये हमें एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। सर, इसके आने के बाद से ही पाकिस्तान की जो 5th जनरेशन स्ट्राइक वॉरफेयर है, वो एलिवेट हो जाती है कहीं ना कहीं। दैट इज वेरी वेरी, आई वुड से, डेंजरस। या सो सी देखिए, 4th and 5th and 6th, अब तो 6th की बात होने लग गई है। तो 5th जनरेशन जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, और जो 6th जनरेशन है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा योगदान हो जाता है। तो क्योंकि 81% जो इक्विपमेंट इस समय पाकिस्तान में आ रहा है वो चीन से आ रहा है। तो ये पिछली बार भी शायद मैंने बताया था कि ये पूरी स्थिति जो है 2008 से चेंज होनी शुरू हो गई थी। 2008 में इनके 45% पे थे, फिर 2017 में ये 70% में पहुंच गए, और लास्ट ईयर ये है 81% पे। इनफैक्ट चीन जो है 63% जो उसका आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो इस समय जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो केवल पाकिस्तान को कर रहे हैं। क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी को खड़ा कर रहे हैं और जिसके पास ना तो पैसे हैं ना ही ऐसे मींस हैं कि वो इतने महंगे इक्विपमेंट्स को इंडक्शन कर सके उनका। तो बहुत संदिग्ध एक पूरी घटना चल रही है, और ये मैं इसके ऊपर पहले भी कहता रहा हूं कि जो पाकिस्तान है इसकी
ना तो क्षमता है ना औकात है इतने महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की। 20 बिलियन से ज्यादा के इक्विपमेंट उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिए हैं और आने वाले समय में ऑलमोस्ट 5 से 8 मिलियन के जो इनकी जो डिमांड है वो चल रही है। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग। तो ये कैसे मीट कर रहे हैं? दैट मीन्स कि जो चीन जो है वहां पे ये अपने इक्विपमेंट पोजीशन कर रहा है फॉर टेस्टिंग एज वेल एज जो फ्यूचर जो वॉर्स लड़ी जाएंगी उनके लिए। तो ये तैयारी चल रही है और इसीलिए मैंने आगाह किया था कि जो आने वाला टाइम है ये काफी टफ है भारत के लिए, डिफिकल्ट है और हमें अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे करनी है। हम कर रहे हैं। भारत के इस समय 12 ऐसे हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 12। यस, याद रखिए, उसमें एक हाइपरसोनिक डिफेंस के लिए भी काम चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है, याद रखिए, क्योंकि इस समय केवल जो वर्किंग सिस्टम्स में जो DF-17 जो है हाइपरसोनिक, उसमें इसका ही नाम सबसे आगे आता है इस समय, जो कि इंडक्शन हो चुका है। बाकी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन इंडक्शन नहीं हुआ। जैसे अगर आप बात करें रशिया की, तो उनका एवरगार्ड सिस्टम है, ये न्यूक्लियर केपेबल भी है, जिस तरह से DF-17 भी न्यूक्लियर हो सकता है। और ये भी यूएसए का कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है, CHGB, ये भी अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है। इंडक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो ले दे के पूरे विश्व में इस समय जो DF-17 है यही एक इंडक्शन है। वो भी पेपर पे ही है बाय द वे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किए हैं, उस तरह से हमने भी टेस्ट किए हैं। हमारा जो HGV 202F है, जिसकी 5500 किलोमीटर की रेंज है, मार्क 20 की स्पीड है, 300 kg का उसका वॉरहेड है, तो ये हमारे पास भी है, लेकिन प्रूवन कोई भी नहीं है इस समय। तो जो अगर आप कहीं पे भी लिटरेचर उठाएंगे विश्व में, तो सब लोग जो हैं इसको DF-17 को सबसे ऊपर रख रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स में, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने उसका इंडक्शन कर लिया था। दैट मीन्स उनके एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं उन्होंने, वो सबसे ज्यादा कर चुके हैं। फिर मैं एक बात मेरी कम रह गई थी, छूटी रह गई थी, कि हमने बात की थी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स। याद रखिए, बैलिस्टिक मिसाइल में एक और उपलब्धि आ गई है कि बैलिस्टिक मिसाइल तो आप लेके जाएंगे, चलिए 20 या 25 मार्क की स्पीड से जा रहा है, हमारा पृथ्वी भी जाता है, लेकिन उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV का एक उजागर हो गया है। और इसका मतलब यह है कि एक मिसाइल में 10, 15, 20 वॉर हेड्स तक जा सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक भयानक काम हो गया है कि ये एक ऊंचाई तक जाएगा, एक स्पीड तक जाएगा और अपने द्वार खोल देगा और उसमें से अलग अलग तरह की मिसाइल्स निकलेंगी और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जाएंगी। और यहां तक कि एक एक मिसाइल जो है, अगर एक मिसाइल ने इस तरफ A डायरेक्शन में हमला किया है तो दूसरी ने B वे में, और उनके बीच में जो गैप है वो 1500 किलोमीटर तक का हो सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है। तो ये ओवरवेल्म कर देती हैं किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। और अगर DF जो 17 विद DZF जो HGV है, उसके साथ अगर उसकी किल चेन जो है वो फास्ट है, मैन्यूरेबल है, तो जो MIRV है ये आपको ओवरवेल्म कर देगी विद नंबर ऑफ वॉरहेड्स। इसमें भी हमारी उपलब्धि है कि जो हमारी पृथ्वी 5 जो मिसाइल है उसमें 4 वॉरहेड्स जो हैं हमारे होते हैं, और वो MIRV, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं 25 मार्क की स्पीड से अपने टारगेट्स की तरफ पहुंचने में। तो ये सुनने में बड़ा रोजी लग रहा है, क्योंकि जैसे रशिया के पास है तो उनके पास सारमैट R-28 हैं जो 18,000 किलोमीटर से जा सकता है, मार्क 10 की स्पीड है। फिर R-29R जो है वो 6,500 किलोमीटर, 7 उसमें MIRVs हैं। फिर R-29 MRU U2 वो 12,000। तो
मतलब आप देखिए कि रेंजेस भी बहुत लंबी हैं, उनके ऊपर MIRVs जो हैं 10 से 15 से 20 लग सकते हैं। तो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच रहे हैं हम इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेके। लेकिन अब मैं आता हूं आपको बताने की, हमने तो अब तक बात की थी कि भाई ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है और इसको डिटेक्ट भी बहुत बाद में किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो डिटेक्ट कैसे होता है? जब हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही नीश, बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। तो यूएसए ने जैसे 1,80,000 करोड़ उसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर खर्च किए हैं पिछले एक दशक में उसके ऊपर। और एक एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है 350 करोड़ तक की हो सकती है, तो बहुत महंगी होती है। इसका मतलब है कि उसके जो टारगेट्स जो हैं वो गिने चुने होंगे और बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगर वो वेस्ट हो गए मिसाइल और आपने अपना जो एम था वो अचीव नहीं किया, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होएगा, क्योंकि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है और बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं उसमें। जबकि कंपेयर टू दैट जो कोई भी ICBM या IRBM जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये 100 करोड़ के अंदर आ जाती हैं, और नॉर्मल जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं ये तो 15 से 20 करोड़ के अंदर आ जाती हैं। तो डिफरेंस देखिए आप कि एक 350 करोड़ और एक 15 से 20 करोड़। तो ये हो गई आपकी रिसर्च की बात, ये हो गई आपको अफोर्ड करने की बात, क्योंकि 350 करोड़ में आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब आती है बात डेवलपमेंट की। तो जब एक हाइपरसोनिक व्हीकल या एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो चल रही होती है, तो उसके आगे इतनी ज्यादा हीट हो जाती है, क्योंकि आपने अगर गौर किया हो कभी कि जितनी भी अगर कोई सैटेलाइट गिरती है या कुछ भी गिरता है तो जल जाती है एटमॉस्फेयर में, इतनी ज्यादा उसमें हीट पैदा हो जाती है। और अगर कोई री एंट्री व्हीकल जो स्पेस शटल वगैरह जाते हैं तो उनपे टाइल्स लगी होती हैं, सो दैट वो हीट जो है वो व्हीकल ना, या वो जो शटल है वो ना एब्जॉर्ब कर ले और वो उसकी री एंट्री हो जाए विदाउट मेल्ट हुए। तो एक तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा, तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बता रहा हूं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, जो हीट के कारण जो उसके आगे जो एटम्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन हो जाता है। उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और वहां पे प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है मिसाइल के आगे। तो ये जो प्लाज्मा होता है इसको रडार पिकअप कर लेते हैं, उनको पता है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी तरफ आ रही है और हमें इससे डील करना है। तो अब क्या होता है इस प्लाज्मा से? मिसाइल के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरे कम्युनिकेशन जो होता है उसका कट जाता है। बाहर से आप कुछ नहीं ले सकते हैं, ना ही दे सकते हैं। तो आपका नेविगेशन जो है ऑन योर ओन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ही अच्छा एक इनर्शियल नेविगेशन जो खुद के अंदर का होता है। आप कोई भी सैटेलाइट बेस या कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, आपको अपने नेविगेशन बेस पे ही चलना है। तो क्या होता है कि आप, इसका मतलब केवल एक फिक्स टारगेट जो आपको धरती पे जो आपके बेस सेंटर में जहां पे जो फिक्स टारगेट एक सेट किया गया था उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, उसी तरफ जा सकते हैं। अगर टारगेट कोई मूवेबल है, लेट्स से एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आप नहीं जा सकते हैं। और अगर आपको जाना है एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ तो आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। मार्क 10 के नीचे, 10 मार्क के नीचे आपको आना पड़ेगा। जब आप मार्क 10 के नीचे आएंगे तो जो प्लाज्मा होगा वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, और आप रीओरिएंटेट कर पाएंगे। आप फिर से अपने सेंसर्स को यूज कर पाएंगे और अपना जो टारगेट है उसकी लोकेशन ले पाएंगे और फिर आप उसी तरफ जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्लो डाउन होते हैं, इसका मतलब आपने फिर से दुश्मन को एक टाइम दे दिया कि वो भी आपकी तरफ रिएक्ट। तो ये इतना सिंपल नहीं है। इसी तरह से जो मिसाइल जो क्रूज मिसाइल्स है, इसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HCVs, ये जो हैं ये इनका जो स्क्रैमजेट है इंजन, ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है इसका। ये इतना सिंपल काम नहीं है उसका, क्योंकि उसको एक रॉकेट पे लगाया जाता है, वो रॉकेट इसको एक हाई स्पीड तक लेके जाता है, छोड़ता है। इसमें नॉर्मल रॉकेट की तरह अंदर कोई भी ऐसे घूमने वाले
तंत्र मंत्र नहीं लगे होते हैं, वो अपनी स्पीड के कारण ही जो ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही होती है उसको लेते हुए वो अपने स्क्रैम जेट को चलाता है और उससे आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ये इतनी सिंपल नहीं है, और ये पाकिस्तान के तो बिल्कुल बस की बात नहीं थी। तो अच्छा हुआ कि वो चाइना की तरफ उनके चरणों पे झुके हुए हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी दे दीजिए। अब चाइना कितनी टेक्नोलॉजी इनको देगा या उनको झांसा दे रहा है, क्योंकि याद रखिए मैंने अभी आपको बताया कि 350 करोड़ की एक मिसाइल होगी, तो पाकिस्तान एक उस मिसाइल को यूज कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट विल बी अ मेजर, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा नहीं लगता है कि कि ये ग्वादर बेस के लिए इन एक्सचेंज फॉर ग्वादर बेस दे माइट गिव देम सम मिसाइल्स? नो, वो दे देंगे, लेकिन अनटिल अनलेस वो उनको फ्री दे रहे हैं, या क्योंकि एक एक मिसाइल को यूज करना बहुत ही महंगा कार्यक्रम है। ओनली चीज जो ये गेम चेंजर बनेगी ये टेक्नोलॉजी, वो है टैक्टिकल यूज में। दैट मीन्स कि आप 150-200 किलोमीटर की क्षेत्र में हैं, आपने एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी, वो 15 सेकंड में अपने टारगेट पे पहुंची और उसको नष्ट कर दिया, और वो हाई वैल्यू टारगेट है। ओके, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा एक टेक्टिकल सिनेरियो में। लेकिन स्ट्रेटेजिक सिनेरियो में अदर देन आप जो अगर न्यूक्लियर कोई वॉर करना चाहते हैं उसको इसका बहुत उपलब्धि नहीं हो पाएगी। तो ये एक सिंपल गेम नहीं है, ये बहुत महंगा गेम है। और कहां तक चाइना की खुद की टेक्नोलॉजी प्रूवन है और उसकी एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये प्री फिक्स होके ही जा सकता है, और अगर ये इसको अगर अटैक करना है डिफरेंट डायरेक्शन में तो उसको स्लो डाउन होना पड़ेगा, रीओरिएंटेट करना पड़ेगा, तो उस समय ये खुद भी एक सिटिंग डक बन जाता है। तो इतनी सिंपल बात नहीं आती है इसमें। आपने कहा कि ये इतनी फास्ट स्पीड से आता है कि इट्स इट्स अ वेरी फास्ट स्ट्राइकिंग। इसका मतलब कि द टाइम टू टेक अ डिसीजन टू काउंटर इट इज वेरी वेरी लिमिटेड, या फिर है ही नहीं राधा, राइट? बस वही मैंने कहा, पूरा पूरा जो युद्ध है वो कंप्रेस हो जाता है, पूरी जो टाइमलाइन है वो कंप्रेस हो जाती है, पूरी किल चेन कंप्रेस हो जाती है। तो ये एक बहुत उपलब्धि है, और भारत बहुत तरीके से काम कर रहा है। मैंने बताया आपको 12 जो हैं हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसके ऊपर, हाइपरसोनिक सिस्टम्स के ऊपर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी है। हमारा जो HGV प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल है और काफी आगे बढ़ चुका है हमारा, और HGV 202F, और ठीक ठाक उसकी रेंज है। पूरा पाकिस्तान से बियॉन्ड 5,500 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो हम उसमें कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें आपको बताता हूं एक जो भारत को काम करना है। भारत को काम करना है एक क्लियर कट मैसेज देना है, क्योंकि अदरवाइज ये पूरा जो क्षेत्र है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये एक आर्म रेस की तरफ जा रहा है। तो एक पाकिस्तान को तो चुनौती देंगे ही देंगे, लेकिन पहले चुनौती देनी है हमें चाइना को। हमें उसे क्लियर कट बताना है कि आप इस तरह के अगर वेपन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं तो इट इज लाइक यू आर डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट अस। तो आप हमारे साथ युद्ध की तैयारी कर लीजिए, या आपने अगर बात ऐसी की है तो ये एक तरह से युद्ध ही है हमारे खिलाफ। तो ये क्लियर कट मैसेज चाइना को जाना है और पाकिस्तान को जो मैसेज जाना है, क्योंकि हाइपरसोनिक जो मिसाइल मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियर भी हो सकती है और नॉन न्यूक्लियर भी हो सकती है, और हमें नहीं पता है कि अगर आपने हमारे पे अटैक किया है और हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है और हमने उसको पिकअप किया है, तो हमें नहीं पता है कि ये न्यूक्लियर है कि ये नॉन न्यूक्लियर है। दैट मीन्स हम उसको न्यूक्लियर मान लेंगे, दैट मीन्स हम रिटेलिएट करेंगे। सो हमारा जो रिटेलिएशन हाइपरसोनिक मिसाइल के अगेंस्ट होगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन ही होगा, कोई नॉर्मल मिसाइल से हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो ये अगर एक मैसेज क्लियर कट चला जाए तो बहुत बढ़िया। जैसे अभी फिर मैं उसी पे आ रहा था
कि दूसरा जो है, भारत अगर इजराइल की तरह सोचे तो हमें प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स, मतलब कि पहले हम उसको सोचते हुए कि हमारे पे अटैक हो सकता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करिए। आप उनके ये जो मिसाइल्स जहां पे स्टोरेज है, जहां पे ये टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि हमें पता तो लग ही जाएगा, और जहां पे ये J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करिए, उस एयरबेस को छिन्न भिन्न कर दिए, नष्ट कर दीजिए उस एयरक्राफ्ट को और उस मिसाइल सिस्टम को जहां पे भी आ रहे हैं। तो दैट इज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, एंड इसका भी मैसेज भारत को क्लियर कट। याद रखिए कि वो डेज ऑफ गुड बॉय इमेज चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, कोई उसकी कदर नहीं करता है। भारत ने बहुत समय तक बिल्कुल गुड बॉय की इमेज बना के रखा है, हर एक शांति प्रीत रंग से काम करेंगे, संयम से काम करेंगे, वो टाइम Nobody खत्म हो respects गया है, that. Nobody बिल्कुल respects that. खत्म हो गया है। Actually, और हमने हमने उस सब चीज़ों देखा, का इस्तेमाल करके देख लिया। हाँ हमने देखा ये इनका जो ऑपरेशन क्या था, वो बनियान शैम्पू, आई डोंट नो उसका नेम, तो बहरहाल उसको मैं बनियान, ऑपरेशन बनियान शैम्पू कहता हूँ। तो सो तो उसमें हमने देखा कि हमने किस तरह से सोचा कि हम इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं करेंगे तो ये रिटेलिएट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सो दैट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस वो खत्म हो चुकी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप डिक्लेयर कर दीजिए हम पीसफुल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार्मलेस हैं। तो ये बिल्कुल खत्म करके हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। और दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि युद्ध स्तर पे बिल्कुल बहुत हाई स्पीड पे भारत को काम करना है। 80s और 90s की जो HAL की स्पीड थी या DRDO की स्पीड थी, उसको छोड़ना है, उससे आगे बढ़ना है। तो अगर नहीं बन पा रहा है आपसे काम, तो प्राइवेट सेक्टर, जिसको हमने पिछले 10 सालों में इतना ग्रो होते हुए देखा, ऑलमोस्ट जस्ट कुछ 600 करोड़ था, जो अब 25,000 करोड़ कहाँ पहुंच रहा है। सो दैट्स अ ह्यूज military industrial base we have built up, and which is developing faster and faster. In fact, India will become one of the biggest defense exporter in coming years. तो आप PPP मॉडल को लाइए, जो DRDO जो रिसर्च कर रहा है उसमें और ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को लाइए, क्योंकि वहां पे फास्ट तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है, और उसको अचीव करिए। जी, बिल्कुल सही। हाँ वैसे जी। ये ग्वादर को ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी के लिए एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज़ ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपके आर्टिकल में स्पेशली ये मेंशन किया हुआ था दैट ग्वादर इज़ चाइना इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ग्वादर एज़ अ ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजी। व्हाट डज़ इट मीन? ड्यूल यूज़ ड्यूल आप यूज, इंटीग्रेट हाँ ड्यूल मिलिट्री। यूज मतलब हाँ जी, मिलिट्री एज कमर्शियल, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शियल तो ऑलरेडी है, हालांकि वहां पे साल में 10 शिप आती है, तो क्या हो गया, तो कमर्शियली तो बिल्कुल फेल है वो जगह। पूरा इतना बड़ा उन्होंने वहां पे बेस बनाया है, नेवल बेस बनाया है, और रनवे बनाया है, एक पूरा ग्वादर सिटी तैयार कर दिया है, वॉल्ड सिटी, जिसके अंदर ऑर्डिनरी जो बलोच हैं वो आ नहीं सकते हैं। वहां पे उन्होंने ऑलरेडी 2 पीएलए की यूनिट्स को पोस्ट कर दिया है, अंडर द गाइस, मतलब कि झूठ मूठ के पीछे एक पर्दे के पीछे छुपा के कि ये प्राइवेट गार्ड्स हैं, लेकिन वो प्राइवेट गार्ड्स नहीं हैं, वो पीएलए की फोर्सेस हैं पाकिस्तान पे। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को बहुत शर्म आएगी कि अगर वो कहेंगे कि पीएलए के जवान हमारी धरती पे मौजूद हैं। सो दैट इज द थिंग। सो ड्यूअल यूज जो है, मतलब कि पहले हम अभी तक कमर्शियल यूज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको मिलिट्री भी यूज करेंगे, और इसका बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत भयंकर यूज होने वाला है। ये आप देखते लीजिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो है अंदाजा कि अगले 2 से 3 साल, हो सकता है इसी साल शुरू हो जाए कुछ, लेकिन 2 से 3 साल जो है बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, ये आने वाले, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंदेशा है, और जो मेरी कैलकुलेशंस बता रही हैं कि काफी कुछ इधर होना है इस पूरे क्षेत्र में।
जी, आपको इस द मोमेंट दिस DF-17 थिंग इज डन, एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगा एंड इट विल इम्पैक्ट द पावर डायनामिक्स ऑफ दिस रीजन वेरी बैडली। या बिकॉज याद रखिए कि अगर पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक ये मिसाइल्स आ गई, तो भारत को अपना जो पूरा कार्यक्रम है उसको अगर हमने सोचा था 2028 तक कंप्लीट करेंगे, तो उसको हमें अगले साल तक कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ महीनों में कंप्लीट करना पड़ेगा। दनादन हमारे पास मिसाइल्स के टेस्ट होंगे। तो दैट इज व्हाट इज रेस इज ऑल अबाउट, कि अगर आप एक आदमी ने ऐसा इक्विपमेंट इस उपलब्धि वाला लिया है तो दूसरे को लेना पड़ेगा, दूसरा लेगा तो तीसरा भी लेगा। हो सकता है इस क्षेत्र में और भी ईरान भी कहेगा कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल, हालांकि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनके पास है। तो लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी लेके आए, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान इस समय जो भी कह ले, लेकिन ईरान को हमेशा से पाकिस्तान से खतरा रहा है। तो एक इस तरह से पूरी आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी इस पूरे क्षेत्र में। फिर वेस्ट इज आल्सो याद नॉट रखिए, हैप्पी अबाउट हाँ जी, इट। वेस्ट इज आल्सो नॉट हैप्पी अबाउट इट। अमेरिका इज नॉट ऑब्वियसली, हैप्पी बिकॉज सी अबाउट। यूएसए ने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, और आई एम टेलिंग यू कि हमारा जो हाइपरसोनिक का जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोग्रेस रही है, वो यूएसए से बेटर है। यूएसए ने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, उनके पास नहीं है। हमने फिर से दोबारा रिवाइव कर दिया है ब्राह्मोस 2 को। ओके, तो ब्राह्मोस 2 जो था वो हमने प्रोग्राम बंद कर दिया था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट हमने उसको रिवाइव किया है। 1500 किलोमीटर की उसकी रेंज है, मार्क 8 की उसकी स्पीड रहेगी। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सो दैट उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है वहां पे। तो कुशा जो है सिस्टम, कुशा मैं आपको बता दूं कि कुशा जो है इस समय तक 350 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज रही है। 3 तरह की, उसमें 3 मिसाइल्स होंगी उसमें, 150, M1 150 किलोमीटर, M2 जो है 250 किलोमीटर, और M3 जो है 350 किलोमीटर। 25 में जो चल रहा है इस समय, M1 के ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे। 2028 तक सारे ट्रायल्स खत्म होकर उसकी इंडक्शन की बात होगी। फिर उसका फेज 2 शुरू होगा, जिसमें वो 1200 किलोमीटर तक डिटेक्शन रेंज रहेगी उसकी। तो उस समय जो डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि हम उसमें चेंजेस लाएंगे, जिससे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करे। तो आने वाले समय की बात है, तो बहुत भारत में इस समय काम चल रहा है और उपलब्धियां आने वाली है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और 8 लाख का हमारा टारगेट है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। तकरीबन 50% ऑफ द पीपल हु वॉच शोज डोंट सब्सक्राइब। सो प्लीज, हमें इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से, आप लोगों की लाइक से, आप लोगों के फीडबैक से, आप लोगों के कमेंट से। सो प्लीज गो अहेड एंड इंटरैक्ट एंड गिव अस मोर फीडबैक हाउ वी कैन इम्प्रूव। और अगर आपको संदीप सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक्स हैं, जो जो पूछना चाहें, बताना चाहें, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें, गो अहेड एंड डू इट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।